आप देख रहे हैं ज़रूर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि हिंदुस्तान समेत दक्षिण एशिया के कई देशों से जुड़ा हुआ है। आज हम पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़े शरणार्थी मामले पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन अपने आप में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 लाख से ज़्यादा ऐसे रोहिंग्या मुसलमान जो कि शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, 50,000 और उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान में है और ये समस्या लगातार बड़ी होती चली जा रही है। लेकिन आखिरकार ये समस्या है क्यों आज रोहिंग्या मुसलमान खुद अपने घर से बेघर किए जा रहे हैं? आखिरकार ये समस्या इतनी बड़ी क्यों बन गई? रोहिंग्या मुसलमान वो कौम जिसका जिक्र दुनिया के हर अखबार, हर टीवी चैनल पर हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा एक आंधी बन गया है जिस पर तीखी बहस जारी है। कुछ तबके इन मुसलमानों को पनाह और सहारा देने की मांग कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने रिफ्यूजीज हैं बर्मा के, उन सबों को पनाह दी जाए। तो कुछ तबके ऐसे भी हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को समाज का नासूर बताकर उनकी मौजूदगी तक पर एतराज जता रहे हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक आदेश जारी किया जाना चाहिए रियासती सरकार को कि वो जल्द से जल्द जो है इन रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को यहाँ से बाहर निकाले। रोहिंग्या मुसलमानों के इस मुद्दे पर दुनिया भर में बहस छिड़ी है तो कुछ देश सीधे सीधे इस मुद्दे से जुड़े हैं। हिंदुस्तान समेत बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में शरणार्थी बनकर पहुंच रहे हैं। अकेले हिंदुस्तान में रोहिंग्या शरणार्थियों की तादाद 40,000 से ऊपर हो चुकी है, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी पहुंच चुके हैं। मलेशिया में 1.5 लाख से ज्यादा, तो इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं। इन शरणार्थियों की हालत बताने के लिए काफी है कि ये दाने दाने को तरस रहे हैं। भूखे बिलबिलाते बच्चों का रोना और महिलाओं की आंखों के आंसू बताने के लिए काफी हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों ने वक्त के थपेड़ों को सहा है, लेकिन इस दर्द पर भी दांव चले जा रहे हैं। ऐसे दांव जिनके जरिए कुछ मुल्क अपने हित साधना चाहते हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही देशों तक रोहिंग्या मुसलमानों या शरणार्थियों की सीधी पहुंच मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश जैसे मुल्क जहां रोहिंग्या शरणार्थी पहुंच रहे हैं, वो इस शरणार्थी संकट को रोकना चाहते हैं। भारत में हालात ऐसे हैं कि सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत में इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जवाब देना पड़ रहा है। ये शरणार्थी हैं जो पनाह मांग रहे हैं, जो रहम की गुहार लगा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि बड़ी बड़ी ताकतें रोहिंग्या मुसलमानों से दूर रहना चाहती हैं? चीन जैसे देश भी म्यांमार की सरकार को सही ठहरा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की हकीकत और उनकी पूरी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों रोहिंग्या मुसलमानों के आंसुओं के साथ दुनिया को अंगारों की लपटें भी नजर आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और यही तूफान आज दुनिया के सामने है और दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि इस तूफान को कैसे शांत किया जाए। इसी सदी के आगाज़ के साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध लोगों के बीच दोबारा सामुदायिक तनाव बढ़ता दिखाई दिया। रोहिंग्या मुसलमान नागरिकता न मिलने से नाराज थे तो बौद्ध म्यांमार का उन्हें हिस्सा नहीं मानते थे, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों ने कभी भी अपने आप को म्यांमार की सभ्यता से जोड़कर नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि बौद्ध लामबंद होने लगे, हथियारबंद होने लगे और जैसे जैसे आक्रामकता बौद्ध समुदाय के बीच में बढ़ी, वैसे वैसे रोहिंग्या मुसलमानों ने भी अपनी तरफ से आक्रामक हिंसा जारी रखी। और यही वजह है कि आज रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में जबरदस्त कार्रवाई चल रही है और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। रखाइन में हिंसा का दूसरा भयावह दौर नजर आया साल 2012 में, जब रोहिंग्या मुस्लिमों और बौद्धों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। रोजाना कत्लेआम होने लगा। कभी रोहिंग्या मुस्लिम बौद्धों के गांव को निशाना बनाते तो कभी बौद्ध भीड़ रोहिंग्या मुस्लिमों के गांव फूंकती।
रखाइन में मानो खून की नदियां बहने लगी। लाख कोशिशें की गई, लेकिन रखाइन में लगी आग बुझी नहीं और दिन ब दिन इसकी लपटें बढ़ती गई। 2012 में ये हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। रोहिंग्या मुस्लिमों और बौद्धों के बीच हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। इस दौर में दोनों समुदाय रखाइन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और इसी महत्वाकांक्षा ने हथियारबंद गुटों को हवा दी। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ ARSA यानी अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी नाम के इस गुट का लीडर है अताउल्ला, जो खुद को रोहिंग्याओं का हमदर्द करार देता है। इस मिलिशिया गुट ने इलाके में प्रभुत्व बना रहे बौद्धों को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों के इलाकों में नौजवान इस गुट से जुड़ने लगे और जहर बुझे भाषण पूरे रखाइन में सुनाई देने लगे। एक तरफ रोहिंग्या मुसलमान लामबंद हुए तो दूसरी तरफ बौद्धों को एक नेता की शक्ल में मिला बौद्ध भिक्षु। आशीन विराथू ने म्यांमार में राष्ट्रवाद के नाम पर बौद्धों को लामबंद करना शुरू कर दिया। रोहिंग्या मुसलमानों की ही तरह बौद्ध भी सभाएं करने लगे। ऐसी सभाएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता था। जब दोनों समुदाय अपनी ताकत बढ़ाने लगे तो सामुदायिक हिंसा की लपटें तेज हो गई। इस आग में घी का काम किया हराका अल याकीन ने। रोहिंग्या मुसलमानों के मिलिशिया गुट हराका अल याकीन ने सीधे म्यांमार की सेना को निशाना बनाया। साल 2015 में इस गुट के उग्रवादियों ने फौज की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें 9 सैनिकों को कत्ल कर दिया गया। पहले रोहिंग्याज ने एक रात को 30 से 35 जगह पर हमले किए। म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, उनके कई टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए। कई जगह पे उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक किया। उसके बदले में म्यांमार की फोर्स ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। ये करतूत रखाइन के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसी साबित हुई और बौद्धों के साथ ही म्यांमार की सेना भी मानो रोहिंग्या मुसलमानों की दुश्मन बन गई। सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के गांवों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया गया और फिर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जान बचाने का एक ही रास्ता बचा था, जो था पलायन। टीम न्यूज़ नेशन। म्यांमार में जो सांप्रदायिक तनाव है और जो म्यांमार की सेना कार्रवाई कर रही है, उस पर दुनिया के कई हलकों से सवाल उठाए जा रहे हैं। म्यांमार की सरकार और सेना का यही कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रखाइन इलाके पर काबू रखना अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान लगातार ये कहते हैं कि बदले की भावना के तहत बौद्ध धर्म के अनुयायी आज उनके खिलाफ खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। नरसंहार की कहानियां भी अपने आप में कहीं हैं और कहीं ज़्यादा भी हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों और आतंकवाद को जोड़कर देखना अपने आप में बहुत गलत नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकवाद से जुड़े होने की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। तो आखिरकार ये पलायन अपने आप में क्या बहुत कुछ नहीं कहता? रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन ने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया। अचानक आए इस शरणार्थी संकट की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। म्यांमार की सेना और सरकार अपने फैसले पर अडिग थी और नतीजा हुआ कि रोजाना हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान रखाइन से समंदर के रास्ते भागने लगे। कुछ भारत पहुंचे तो कुछ मलेशिया, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा म्यांमार से सटे बांग्लादेश पहुंचा, जहां बांग्लादेश को अपने इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या शरणार्थियों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। कॉक्स बाजार में पहले से ही रोहिंग्या मुसलमान रहते थे और ये आने वाले शरणार्थी भी इसी इलाके में रहने लगे। इसके चलते मजबूरन शेख हसीना सरकार को इन्हें वापस भेजने का ऐलान करना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इन्हें राहत सामग्री देने का भी भरोसा दिया। बांग्लादेश की ही तरह भारत में भी साल दर साल आते रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़े संकट का सबब बनते चले गए।
भारत सरकार ने बार बार साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थी वापस भेजे जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े शरणार्थी संकट को संभालना मुश्किल था। जब वो 80 और 90 में आए या उससे पहले भी हमारे यहाँ आए तो कोई सवाल नहीं पूछे गए। हालांकि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं हैं, शरणार्थी कन्वेंशन को हमने दस्तखत नहीं किया है, माना नहीं है, परंतु फिर भी भारत में आप देखते हैं पूरी दुनिया भर से, चाहे वो तिब्बती हो, अफगानी हो, श्रीलंका से तमिल हो, चकमा बुद्धिस्ट रिफ्यूजी हो, बांग्लादेशी हो, आपको मालूम है 1971 में करीब 10 मिलियन 1 करोड़ लोग आ गए थे, तो हमने उनको शरण दी यहाँ पर क्योंकि यह मानवता के तौर पर, परंतु और पहले रोहिंग्या को भी दी, परंतु अब हम देने में इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इसमें आतंकवाद की बू आने लगी। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को न स्वीकारने की एक बड़ी वजह इनका इतिहास और फितरत भी रही। रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े सवाल न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि बहुत दर्द भरे हैं, और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि रोहिंग्या मुसलमान आज बेघर हैं, शरणार्थी हैं। उन्हें उनके जख्मों पर मरहम की जरूरत है। अगर बांग्लादेश उन्हें मदद करना चाह रहा है तो इसमें भारत ने भी हाथ बढ़ाना जरूरी समझा है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को मदद की आवश्यकता है। लेकिन भारत इस बात को भी बखूबी जानता है कि रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के ऐलान के साथ ही मानवीय मदद का भी भरोसा दिया, और इसी भरोसे को भारत ने भी दोहराया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भारत पूरी तरह बांग्लादेश के साथ है। भारत में रह रहे इन रोहिंग्या शरणार्थियों के करीब जाएं तो इनके दर्द का एहसास होता है। जम्मू में शरणार्थी बनकर रह रहे शाहजहां का दर्द भी दिल को कचोट देता है। शाहजहां 1 साल पहले रखाइन से भागकर जम्मू आया था। शाहजहां के गांव में आग लगा दी गई थी और अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पलायन। शाहजहां जैसी ही कहानियां जम्मू में बसे तकरीबन हर रोहिंग्या शरणार्थी की है। किस्मत ने साथ छोड़ा और वक्त ने जख्म दिए। अब हर पल बस इसी दुआ के साथ बीतता है कि ऊपर वाला इन्हें एक ऐसी जिंदगी दे जिसमें ना डर हो और ना ही अत्याचार। शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।